इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांजेक्शन इन विच एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एक्वायरी, जिसमें जो एक्वायर करने वाला है, जो एक्वायरर है, जो एक्वायरर है वो एक्वायरी के ऊपर कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यानी कंट्रोल मतलब उसको मैनेज करने की पावर आ जाती है उसके पास। ठीक है, वैसे कंट्रोल की डेफिनेशन दी हुई है इंडेस में, अभी लिखेंगे भी आगे क्या होता है कंट्रोल। बट अगर क्रिस्प क्लियर पढ़ू तो उसको मैनेज करने की पावर आ जाती है। ठीक है, कब आएगा कंट्रोल, ये बताया है इंडेस 110 में। इंडेस 110 में बताया है एन इन्वेस्टर, लिखेंगे सब लोग, एज पर इंडेस 1110, एज पर इंडेस 110 एन इन्वेस्टर कंट्रोल एन इन्वेस्टी, अक्वायरर अक्वायरी बोल लो, इन्वेस्टर इन्वेस्टी बोल लो, और आपका पेरेंट और टारगेट बोल लो, बात एक ही है। एन इन्वेस्टर कंट्रोल एन इन्वेस्टी इफ इन्वेस्टर हैज ऑल द फॉलोइंग, यानी अब जो भी कंडीशन हम लिख रहे हैं अगर वो सारी सेटिस्फाई होती है तो ये माना जाएगा कि कंट्रोल आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। पहली है पावर ओवर द इन्वेस्टी। पावर मतलब पावर मींस टू टेक ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल पावर टू अपॉइंट सीईओ। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, उसके डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग उसके बेसिकली
एक यस, डे उसके जो डे टू डे के ऑपरेटिंग। आई थिंक नाउ ऑडिबल। ओके, सॉरी, थैंक्स। पहला था पावर ओवर द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी के ऊपर पावर आ जानी चाहिए, उसके ऑपरेटिंग, उसके फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर आ जानी चाहिए। दूसरा, राइट टू रिसीव वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल रिटर्न लेने का राइट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरिएबल इन नेचर। जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है सामने वाली कंपनी में, इन्वेस्टिंग में आपने जो आपका इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो रेट ऑफ रिटर्न, वो जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न है आपकी, वो रेट ऑफ रिटर्न आपकी वेरिएबल होनी चाहिए नेचर में, है ना। क्या है मैसेज, पावर कितने परसेंट से आएगी, खुद सोच लो कितने परसेंट से आएगी, मैं क्या बताऊं इसमें। आने को तो 20% से भी आ जाती है कई बार पावर। घर की कंपनी है, पापा की, आपकी, मम्मी की। अब सोच लो पावर कितने परसेंट से रहेगी पापा के पास में। ऑल दो 60% शेयर आपके पास में है, फिर भी पावर किसके पास होगी, पापा के पास। तो इंडेक्स बोलता है जब भी पावर आ जाए, जैसे भी पावर आए, कितने भी परसेंट से आओ, उसको कोई मतलब नहीं है। जितने भी परसेंट से पावर आ रही हो कोई मतलब नहीं है, पावर होनी चाहिए। वो पावर अगर आ रही है तो कंट्रोल आएगा। दूसरा कंडीशन, रेट ऑफ रिटर्न जो होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, वो वेरिएबल होनी चाहिए नेचर में। यानी कि प्रेफरेंस शेयर अगर आपने किसी कंपनी के परचेज कर लिए, मान लीजिए कंपनी ने 100 प्रेफरेंस शेयर दिए हुए, आपने 75 प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिए, तब भी आपके पास वेरिएबल रिटर्न का राइट नहीं है, इसलिए आपका कंट्रोल नहीं माना जाएगा। ठीक है। और तीसरा है, तीसरी कंडीशन है एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न।
मतलब क्या हुआ, पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द इन्वेस्टर टू इन्फ्लुएंस द रिटर्न। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपको पावर मिली है ना, एक तो होता है केवल पावर मिल गई, दूसरा होता है उस पावर का आप यूज भी कर सकते हो। तो ये जो आपको पावर मिली है, आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पावर को यूज करके इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर के डिसाइड किया हमको 22%, 22% का डिविडेंड देना है। जब जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी, आपने बोल दिया 22 नहीं 18% रिटर्न जाएगी। आप कितने परसेंट रिटर्न जाएगी? अगर आपके पास इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है कि आप उस रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सको, तो आपका कंट्रोल आया है, वरना आपका कंट्रोल नहीं आया है। आपके पास इतने शेयर है, आपके पास इतनी पावर है कि आपने बोला 18% और 18% डिसाइड हो गया, यू आर द किंग, आपके पास कंट्रोल आ गया। बट आपने बोला 18 और अप्रूव ही नहीं हुआ, वो 22 पे ही चला, तो फिर आपके पास कंट्रोल नहीं आया है। ठीक है, तो कंट्रोल आने के लिए तीन कंडीशंस बताइए इंडेक्स 110 में कि कंट्रोल कब आएगा। पहला, इन्वेस्ट के ऊपर आपकी पावर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप कंपनी के ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी पावर को है जो यूज कर सकते हो। आपकी पावर इतनी होनी चाहिए कि आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन जो है कंपनी के वो ले सकते हो। दूसरा, वेरिएबल रिटर्न लेने का आपके पास राइट होना चाहिए। अगर आपको फिक्स रिटर्न मिल रही है, आपका पास कंट्रोल नहीं है, आपके रिटर्न हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए नेचर में। और तीसरा, आपकी जो पावर है, आपके पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको यूज करके इन्वेस्टर्स की रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सको। मतलब आप जो है कंपनी की रिटर्न, जो इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न है, जो रेट ऑफ रिटर्न आप इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, आप उसको चेंज करने की एबिलिटी भी रखते हो। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होगी तो ये माना जाएगा कि आपके पास कंट्रोल आ गया, अदरवाइज आपके पास कंट्रोल नहीं आया है। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है इसमें? पूछो। लिख भी लो सब लोग। लिख लो तो एक बता देना। तीन तरह की कंडीशंस है कंट्रोल लेने के लिए। पहली कंडीशन, पावर होनी चाहिए इन्वेस्टी के ऊपर, उसके ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो आप। दूसरी कंडीशन, आपकी रिटर्न हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए नेचर में, फिक्स रिटर्न आ रही है तो कंट्रोल नहीं माना जाएगा। और तीसरी, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पावर को यूज करके इन्वेस्टर्स की इन रिटर्न को जो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हो। डन, लिख लिया सबने? लिखो नोट। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, if an investor acquire
more than 50% shares, more than 50% equity shares, then we can assume that investor have, then we can assume investor has control over investee. For exam point of view, if an investor acquire more than 50% equity shares, then we can assume that investor has control over the investee. सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से आप ये मान के चलेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर करे हैं, तो आप ये मान के चलेंगे कि कंट्रोल आ गया है. ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, रेस्ट अदर्स नहीं. यानी इन केस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर एन एंटिटी, तो आपको यही बताना है एज पर इंड AS 110 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. तीनों कंडीशन बतानी है, एक्सप्लेन करनी है. अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, साइमल्टेनियसली एक साथ फुलफिल हो रही है, तो ये माना जाएगा कि कंट्रोल आ गया, अदरवाइज कंट्रोल नहीं आया है. बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम ओनली 50% इक्विटी शेयर परचेज कर लिए, 50% से ज्यादा, मोर देन 50% है, डॉट 50% हो तब भी नहीं चलेगा. मोर देन 50% अगर एक्वायर कर लिए हैं, तो इट इज अज्यूम दैट कंट्रोल आ गया है. क्लियर है सबको, कोई डाउट? नो सर। चलो एक चीज और लिख लो, ये वाला इंडेक्स कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा. चलो वैसे तो नहीं आता, उसको छोड़ो. सिंपली जब जॉइंट वेंचर फॉर्मेट हो रहा हो तब नहीं लगेगा, और दूसरा जब कोई असेट्स आप परचेज कर रहे हो जो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, तब एक्वायर नहीं होगा, उसको छोड़ सकते हैं. चलिए लिखिए, अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. देखिए हमें इस चैप्टर से क्या मतलब है, अकाउंटिंग का मतलब है केवल और केवल, उसके अलावा हमें इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है. हमारे पेपर में थ्योरी इसका आना नहीं है, ठीक है. तो हम क्यों इसकी थ्योरी में ज्यादा घुसे, जितना जाना था. अच्छा, एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू में भी इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पूछी जाती है. जो थ्योरी पूछी जाती है वो आपको लिखवा दी, सिर्फ कंट्रोल पूछा जाता है. एक आई थिंक वेदांता या LNT का इंटरव्यू चल रहा था एक मेरे स्टूडेंट का, और उससे यही पूछा था सेम, कि कंट्रोल कब आता है, तो उसने ये बता दिया था. इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी, ठीक है. जो पूछे जाते हैं वो आगे आएंगे आगे वाले पार्ट्स में, बट थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है. तो वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया. अब हमें लेना देना है अकाउंटिंग से, कि कितनी तरह की कैसी कैसी अकाउंटिंग होगी बिजनेस कॉम्बिनेशन की. ठीक है, लिखो. ये चैप्टर हम टोटल 6 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. पहला पार्ट है व्हेन टारगेट कंपनी
continue to exist. When target company continues to exist, मतलब आपने सामने वाली कंपनी के शेयर परचेज किए 70%, 80%, 100%, जितनी आपकी इच्छा हुई आपने परचेज किए, बट वो कंपनी भी रन कर रही है और आपकी कंपनी भी रन कर रही है। यानी आपकी कंपनी भी साइमल्टेनियसली काम करती रहेगी मार्केट में और उसकी कंपनी भी साइमल्टेनियसली काम करती रहेगी मार्केट में, बस उसके शेयर जो है वो आपने परचेज कर लिए सारे। दूसरा, व्हेन टारगेट कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, जब टारगेट कंपनी बंद हो जाए, आपने 100% शेयर सामने वाली कंपनी के परचेज किए और उस कंपनी को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बोले तू मेरे साथ ही काम कर, मेरे ही नाम पे काम कर, अब अपन दोनों एक साथ ही काम करेंगे। सामने वाली कंपनी बंद हो गई, सीज टू एग्जिस्ट हो गई। ये केस कब बनेगा? जब 100% शेयर परचेज करोगे, 100 से 1% शेयर कम हुआ वो कंपनी रन करेगी। यानी कि पहले वाले केस में तो दोनों कंडीशन है, 100 भी ले सकते हैं और 100 से कम भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में 100% शेयर लेने पड़ेंगे, तभी ये दूसरा वाला केस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 100% लेने भी पड़ेंगे और बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा। तीसरा, डीमर्जर, आई थिंक बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ा होगा। चौथा, एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल। पांचवा, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन। और छठा छठा, रिवर्स एक्विजिशन। तीसरा था डीमर्जर मतलब स्प्लिट ऑफ। चौथा, एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, दो एंटिटी और दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई तीसरा पर्सन। पांचवा, रिकंस्ट्रक्शन, अपनी ही कंपनी जो डूब रही थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। और छठा, रिवर्स एक्विजिशन, आप एक्वायर करने गए और बिक करके आ गए, आप एक्वायर करने गए और बिक करके आ गए, वो होता है रिवर्स एक्विजिशन। टाइम पढ़ेंगे जब आएगा ये छठा पार्ट आएगा तो कैसे होता है। ये 6 तरह के केस टोटल बिजनेस कॉम्बिनेशन के होते हैं, जिसको हम लोगों को आगे अब पढ़ना है। लिख लिया सबने? चलो, सिंस आज टाइम कम है, नया पार्ट शुरू करने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, कल से नया पार्ट शुरू करेंगे। व्हेन टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जब टारगेट कंपनी भी चलती रहेगी तब करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे, कंसोलिडेशन उसके आगे से स्टार्ट होता है, जहां बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म होगा कंसोलिडेशन वहां से शुरू होगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे वो एज इट इज सारा का सारा कंसोलिडेशन में आएगा और कंसोलिडेशन उसके आगे भी आएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 5 स्टेप पढ़े हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो पहले से 5 तो आपको कंसोलिडेशन में लिखने ही लिखने हैं, छठा सातवां आठवां नवा जो भी आगे स्टेप है वो भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इसमें जितने सारे केसेस पढ़ लेंगे वो सारे केसेस आगे सब केसेस में लग जाएंगे। यानी पार्ट 1 जो हमारा है उसमें भी सब पार्ट्स हैं, वो सब पार्ट सारी जगह काम आएंगे। तो इसलिए हम पहले वाले में ज्यादा टाइम लगाएंगे, आगे वालों में ऑटोमेटिक टाइम कम लग जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हुए हैं तो ऑटोमेटिक उसको बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरी चीज,
बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन जो है वो मिस मत करना क्लास, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। लाइक मान लीजिए किसी दिन आप अनेबल हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं क्लास या ऐसा कुछ सीन बन रहा है, तो भी क्लास को चालू रख करके, तो एटलीस्ट मान लीजिए बीमार हैं, क्लास को चालू रख के पास में रख देना और सुनते जाना, बस लिख बाद में लेना जब हिम्मत हो जाए आपकी तब। बट फिर भी क्लास कंटिन्यू रखना, क्लास को छोड़ना मत, अदरवाइज आज क्लास अटेंड नहीं करी तो कल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इन केस नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर शाम को जब रिकॉर्डिंग देखे उसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो एंड टू एंड उसी दिन शाम को वापस क्लियर कर ले मुझसे, अदरवाइज नेक्स्ट डे की क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन करने की एडवाइसेस थी। रेस्ट अप टू यू। डीमर्जर दोनों को कॉम्बिनेशन करके न्यू कंपनी बनाना, नहीं जब डीमर्जर पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहला वाला केस ही देख लो बस अभी, व्हेन टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, डन एवरीवन, आज के लिए इतना ही।